अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि टीआरएस पार्टी बीआरएस पार्टी की जानिब से अक़लियतों की बिलखुसूस मुसलमानों की और इसमें सिख भाइयों से ऊपर एक मुश्तमिल एक जो है ना मीटिंग हुई, जिसमें कोई एजेंडा नहीं था। उस मीटिंग का कोई टाइटल नहीं था। तो करीब 9 साल में वो जो मुस्लिम चेयरमैन्स जिनको जो है ना वो चेयरमैन का अहदा दिया गया था, उनकी जो है ना तहनीत पेश की गई। लेकिन उसी मीटिंग से एक वीडियो निकल कर बाहर आया, जो अभी जिसको आपने देखा। उस वीडियो को सुनने के बाद में ये बात पैदा होती है कि जिस तरह मुसलमानों के ताल्लुक से इनके दिल व दिमाग में है, वो धीरे धीरे जबान पे आ रहा है। और खास करके हरीश राव साहब से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनको एक अवामी नुमाइंदा, एक अवामी लीडर समझा जाता था। और रही इनकी रईसी की बात, अगर ये लोग अपने आप को अगर दौलतमंद समझते हैं, तो मैं बताता हूं कि क्या इनकी माशी कैफियत थी, क्या इनके हालात थे। वेस्पा हुआ करती थी इनके पास, और केसीआर साहब जब सिद्दीपेट के एमएलए से रिजाइन दिए, जब दोबारा एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट किए, तब आप जो है ना एज ए केसीआर साहब के पीए के तौर पे उनके साथ में अटैच रहते थे। फिर इसके बाद 2004 में कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ टीआरएस पार्टी का। उस वक्त में 26 एमएलए और 6 एमपी जीते। उस वक्त में केसीआर साहब करीमनगर से एमपी और सिद्दीपेट से एमएलए जीते, जिसकी वजह से उनको सिद्दीपेट के एमएलए को रिजाइन करना था। वो एमएलए शिप को रिजाइन किए। रिजाइन करके वो करीमनगर के एमपी के तौर पे अपने आप को कंटिन्यू किए। बाद में खैर वो मिनिस्टर बने, वो एक अलग बात है। लेकिन वहां से हरीश राव साहब की एंट्री शुरू होती है। तो वहां पे जब केसीआर साहब अपनी एमएलए शिप खत्म होने के बाद, यानी रिजाइन देने के बाद में टीआरएस पार्टी के एक नुमाइंदे के तौर पे किसको खड़ा करना था, तो उस वक्त में फैमिली में डिस्प्यूट हुआ। आपके जो बड़े भाई है, केसीआर साहब के जो बड़े भाई है, जो जिसकी वजह से केसीआर साहब सियासत में आए, उनका बेटा कन्ना राव और उनकी एक बेटी जो बाद में जो ना टीडीपी में शामिल हुई, ये लोग वहां से नुमाइंदगी के लिए मुतालबा किए। लेकिन केसीआर साहब जो ना अपने भांजे को, भतीजे के बजाय भांजे को तरजीह दिए। हरीश राव को जो है ना सिद्दीपेट से एमएलए की सीट दिए। तो तब से हरीश राव वहां के एमएलए बन रहे हैं। लेकिन अब जबकि मुसलमानों को 1 लाख रुपए देने का जो लोन देने की जो बात आ रही है, वो सब इसलिए एहसास हो रहा है कि इन्होंने 9 साल में तो कभी कोई अमली इकदाम नहीं करा। अब जबकि हुकूमत का पीरियड खत्म होने को है, सरकारी खजाना खाली है, और माँ बाप गुज़िश्ता बार जब हम धरना किए, प्रोटेस्ट किए, तब 50 करोड़ रुपए का जो है ना एक ऐलान हुआ। फिर बाद में 70 करोड़ रुपए का मजीद ऐलान हुआ। उसकी हकीकत यह है कि यह सिर्फ ऐलाना तक ही महदूद रहा। हुकूमत का जियो रिलीज होने के बाद ये फाइनेंस को जाएगा। फाइनेंस से जो है ना पेमेंट रिलीज होने के बाद में वो कंसर्न डिपार्टमेंट को पहुंचेगा, तब डिपार्टमेंट वो पेमेंट जो है ना इशू करने के काबिल होता। ये पूरे प्रोसेस के अंदर हम जब मराठी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जाकर के सवाल किए, कांति वेस्ली जो वहां पे वीसीएन एमडी है, तो उन्होंने जो है ना जबानी तौर पे हमको ये बोले कि हाँ मेरे पास पैसे आ गए। हम पूछे कि अगर पैसे आ गए तो आप हमको बताइए। तो उन्होंने उससे जवाब नहीं दिया। खैर ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, हमको अगर पूछने का राइट्स नहीं है तो मत बताइए, लेकिन आप इजरा तो करिए। अगर आप इशू करना शुरू कर देंगे तो वो पब्लिक में आ जाएगा। तो इस तरह ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बहलाने, फुसलाने और उनको फिर एक मरतबा ये बताते हुए अपने साथ मुंसलिक रखने की कोशिश की जा रही है कि हम आपको लोन देने वाले हैं, तो लिहाजा आप कहीं भी मत जाइए। आप फिर से बीआरएस पार्टी को, टीआरएस पार्टी को वोट दीजिए, हमको फिर से हुकूमत में बनाइए। हम इसी तरह आपको घुमाते जाएंगे और फिर 5 साल में एक मरतबा जब इलेक्शन आएगा, जब हम आपको जो है ना ऐसे ही सपने दिखाएंगे, हथेली में जन्नत दिखाएंगे और सुनहरी मुंगली डाल के सुनहरी सपने सजाएंगे। आप इसको देखो, खुश हो जाओ और इत्मीनान करो। बट हकीकत ऐसी नहीं है। इस वक्त तेलंगाना का मुसलमान काफी गुस्से में है और
इनको बराबर सबक सिखाने का इरादा रखता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोबारा हुकूमत में आएंगे तो इनके हालात नहीं बदलेंगे। एक बार दो बार मौका दे चुके हैं, आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। अगर इनको हुकूमत में दोबारा लाया जाएगा या इनके एमएलए को जिताया जाएगा तो इनकी कोई जो है ना पुरसाने हाल नहीं रहेगा और ये लोग जो है ना सख्त हो जाएंगे। तो लिहाजा मुसलमान इस बार अपने आने वाले इंतखाबात में बराबर एक मजबूत फैसला करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। जय भीम, जय भारत।